नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का अध्याय समाप्त हो चुका है। ना कुर्सी बची, ना पार्टी बची, विधायक भी गए, सांसद भी गए और अब पार्टी के सिंबल जाने की बारी है। उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिर गई है, लेकिन अब उनके सामने शिवसेना को बचाने की बड़ी चुनौती है। उद्धव गुट के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी चुनाव है, जो इसी साल के अंत में होना है। बीएमसी पर शिवसेना बीते 37 साल से काबिज है, पर अब बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट ये चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में है। तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे का क्या होगा? अब क्या बीएमसी चुनाव में समझौता करेंगे उद्धव ठाकरे? बीएमसी के चुनावी युद्ध में कितने प्रभावी होंगे बाला साहब के वारिस? साथ ही आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का मराठी वोट बटा तो क्यों याद आए उत्तर भारतीय। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी चुनाव है, क्या कदम होगा उनका? देखिए, उद्धव ठाकरे पहला युद्ध हार चुके हैं, यानी कि कानूनी तरीके से अब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। पहले शिंदे गुट ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है, वो उद्धव ठाकरे भौचक्के रह गए। ठाकरे को लग रहा था कि सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, यानी कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो उस समय उन्हें पहले ही पता था कि वो विश्वास जीत नहीं सकते सदन का, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्हें ये भरोसा था, ऐसी संभावनाएं लग रही थी उनके अंदर कि अब शिंदे का जो गुट है वो अलग से एक अपनी पार्टी बनाएगा, यानी कि पार्टी बनाने के बाद दावे हो सकते हैं दोनों तरफ से कि शिवसेना का असली जो रूप है, अभी जो शिवसेना है, वो किसके हाथों में होगी। लेकिन स्थितियां बदल गई और उद्धव ठाकरे देखते रह गए। शिवसेना के शिंदे गुट ने पूरी तरह से ऐसी रणनीति बनाई जिसमें अब सामने में जो चुनौतियां हैं वो उद्धव ठाकरे के सामने हैं, क्योंकि शिंदे ने अपने आप को शिवसेना से अलग नहीं किया। यहां तक कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई तो उसमें वो भी 12 विधायक जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, उन लोगों ने भी रिजोल्यूशन जो पास किया गया एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसको मान ली, यानी कि लगभग सहमति बन गई है कि अब शिवसेना शिंदे के जो गुट है उसके साथ है और शिवसेना के नेता उसके साथ हैं। पहले उन्होंने क्या किया? पहले विधायकों को अपने साथ लाया, फिर सांसदों को साथ लाया, यानी कि निर्वाचित जो सदस्य थे वो शिंदे गुट में शामिल हो गए और जो उद्धव ठाकरे के पास बचा था वो नगण्य के बराबर था। दूसरी बात क्या हुई कि उसके बाद अगली लड़ाई थी संगठन को लेकर कि निर्वाचित सदस्य अगर शिंदे गुट के साथ हैं तो पार्टी के संविधान के अनुसार जो संगठन है, यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कमेटियां बनती है, साथ में संगठन के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इन पर किसका कब्जा होगा। अब उद्धव ठाकरे देखते रह गए और शिंदे ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद अपने नए कार्यकारिणी का गठन कर दिया। अलग अलग पदों पर अलग अलग लोगों को नियुक्त भी कर दिया गया। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी चाल चली गई, यानी कि उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटाया नहीं गया कि आप अध्यक्ष बने रहो, संगठन का काम अब हम देखेंगे। लेकिन इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? क्यों उद्धव ठाकरे को नहीं हटाया गया? क्योंकि उद्धव ठाकरे को अगर अध्यक्ष पद से तत्काल हटाने की बात की जाती तो हो सकता है कि शिंदे गुट हो या फिर दूसरे जो विधायक उनको समर्थन दे रहे थे, जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे, उन लोगों में भी फूट पड़ जाए। पहली वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि शिंदे नहीं चाहते हैं कि वो ये साबित करने की कोशिश करें कि हम शिवसेना के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और बाला साहब ठाकरे के, यानी ठाकरे परिवार को पूरी तरह से शिवसेना से बाहर कर रहे हैं। बार बार एकनाथ शिंदे बताते रहे हैं कि शिवसेना से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, उद्धव ठाकरे से उनका कोई विवाद नहीं है। उनका विवाद क्या है? वो है विचारधारा को लेकर, यानी कि उद्धव ठाकरे की विचारधारा जो बदल गई है उसको पटरी पर लाने के लिए ये सारी कवायतें की जा रही है।
क्योंकि शिवसेना ने गठबंधन कर लिया अपने विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस। तो दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करने का मतलब ही था कि ये अपने विचारधारा से विचलित हो रही है, तो उसको पटरी पर लाने के लिए एक रिफॉर्म कर रहे हैं शिवसेना में। अगर उद्धव ठाकरे को ही पार्टी से बाहर निकाल लिया जाए या फिर उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, तो मैसेज जाएगा एक महाराष्ट्र में कि शिंदे ने बगावत की है, छुरा घोंपा है, ठाकरे परिवार के हाथों से शिवसेना की कमान छीन ली है। इसीलिए यह रणनीति अपनाई गई। अब ठाकरे अध्यक्ष बने। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में जो भी बात होती है, जब नेता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको संरक्षक बना दिया जाता है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को बना दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को बना दिया गया, ये संरक्षक मंडल में आ गए। तो उसी तरह से उद्धव ठाकरे के लिए भी एक स्थिति बनाई गई कि अब आप रिटायर हो जाएं और हम लोगों को शिवसेना चलाने दें, आप अध्यक्ष बन के संगठन के कुछ काम करते रहें। लेकिन अध्यक्ष पद की चुनौतियां तो झेल नहीं पाएंगे उद्धव ठाकरे। अब तो कुछ भी नहीं उद्धव बचा। ठाकरे अपने ही रणनीति में फंस गए हैं। जो वो चाह रहे थे उसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि कानूनी लड़ाई में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना पर कब्जा करने वाले हैं। चुनाव आयोग में दावा पेश किया गया है, अब चुनाव आयोग उसका फैसला करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरी लड़ाई होती है और वो सबसे बड़ी लड़ाई है, यानी कि चुनाव में ही जनता ये तय करती है कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य क्या होगा। अब शिवसेना, असली शिवसेना किसके पास होगी या शिवसेना पर किसका कब्जा होगा, ये तो चुनाव में बताया जाएगा। और इसलिए अब सबसे पहला जो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लिटमस टेस्ट है, किसके लिए? उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे, दोनों के लिए। जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है, जो इस साल के अंत तक होना है, मानसून के कारण अभी रुका हुआ है कि बारिश के समय में मुंबई की स्थिति जो होती है उसमें चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो उसके लिए अब तैयारी की जानी है। क्योंकि बीएमसी का चुनाव जो है वही निर्धारित करेगा कि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे को लोग स्वीकार करते हैं या नहीं, आदित्य ठाकरे को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्योंकि दोनों बीएमसी चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ शिवसेना के अंदर और उसके बाद स्थितियां बदल गई। अब शिवसेना के यानी कि उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब करीब 4 दशक से जो कब्जा है शिवसेना का बीएमसी पर, उसको बचाए रखना है। और ये चुनौती सबसे गंभीर है क्योंकि बीएमसी से आउट होते ही महाराष्ट्र शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे आउट हो जाएंगे। इसलिए अब ये तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। अब इसमें उद्धव ठाकरे के सामने 2 परेशानियां हैं। पहली परेशानी है कि सन ऑफ सॉइल की जो विचारधारा थी, जो जिस आधार पर मुंबई में शिवसेना को खड़ा किया था बाला साहब ठाकरे ने, यानी मराठी कार्ड, मराठी मानुस की जो बात होती थी, अब वो कमजोर पड़ गया है उद्धव ठाकरे के एजेंडे से। क्योंकि उसी आधार पर एकनाथ शिंदे ने बात आगे बढ़ाई है, उसी विचारधारा पर आगे उन्होंने शिवसेना में रिफॉर्म करने की बात कही है कि शिवसेना का पूरा नेचर उद्धव ठाकरे ने बदल दिया। बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे के भी हैं, उद्धव ठाकरे के भी हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे उनके जो वारिस कहे जाते हैं वो फिजिकल वारिस हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर जो वैचारिक वारिस की बात है उसी का चैलेंज किया है एकनाथ शिंदे ने। और वो बार बार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे से अलग हट गए हैं। अब मराठी मानुस की बात जो है, मराठाओं के जो वोट है मुंबई के अंदर, वो अब बिखरने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले शिवसेना को ही सारे मराठियों का वोट मिलता था, वो वोट भी अलग अलग खेमे में बटे हुए थे। भाजपा को भी मिलता रहा वोट, उसके साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी को भी मिला और शिवसेना को भी मिला। लेकिन ये सारे वोटों में से मराठियों का वोट सबसे ज़्यादा शिवसेना को मिलता रहा, इसलिए शिवसेना का कब्जा रहा। लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें तो 2017 में जो बीएमसी का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त उछाल किया, यानी कि शिवसेना के करीब पहुंच गई।
करीब क्या कह सकते हैं, दोनों को बराबरी का टक्कर रहा, क्योंकि शिवसेना को 84 सीटें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी, यानी 2 सीटों का अंतर था। उद्धव ठाकरे की घबराहट का एक बड़ा कारण यह भी था कि अब आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीएमसी पर कब्जा करने वाली है। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बदल गई है कि उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि सिर्फ मराठाओं के वोट, मराठी मानुस कार्ड, मराठा कार्ड खेल के बीएमसी को बचाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही बीएमसी चुनाव को लेकर उत्तर भारतीयों पर दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कई बैठकें भी हुई है। उत्तर भारतीय समुदाय के कुछ जो संगठन हैं उन लोगों ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात भी की है। लेकिन अगर पूरे परिदृश्य को देखें, लगभग माना जाता है कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच मुंबई की जो जनसंख्या है उसमें से 40 लाख के करीब उत्तर भारतीय हैं, यानी कि 20% के करीब उत्तर भारतीय हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या है इन लोगों का वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। तो इन दोनों जगहों के इसलिए इनको हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कहा जाता है। तो उत्तर भारतीयों के ऊपर जो इनका दाव है वही 20% वोटों के लिए है। और इसमें अगर पूरे बीएमसी के सीटों का, वार्डों का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी लगभग 40 से 45 वार्ड ऐसे हैं जिसमें ये किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकते हैं, यानी कि इनका डोमिनेंस है 40 से 45 वार्ड में। उसके बाद जो करीब करीब 50 और वार्ड हैं उसमें से 25 से 30% वोट शेयर इनका है, यानी उत्तर भारतीयों का है। अब उसी पर उद्धव ठाकरे की नज़र है कि उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि जो मराठी वोट है वो जो बिखर रहा है, एकनाथ शिंदे के पास भी जाएगा, भाजपा के पास भी जाएगा और कांग्रेस और एनसीपी भी कुछ वोट ले जाएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अब उत्तर भारतीयों पर नज़र डालें, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। कोशिश में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? लेकिन स्थितियां बदली हुई है, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने बातचीत में कहा कि उत्तर भारतीयों का वोट भी बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से संचालित होता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में जो यूपी और बिहार के लोग जाकर रह रहे हैं वो पूरी तरह से मराठी पॉलिटिक्स यानी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग किसी को सपोर्ट या विरोध करते हैं। अभी तक देखा जा रहा था कि 2014 के बाद से लगातार उत्तर भारतीयों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिल रहा था। और पिछले चुनाव में भी जो बिहार यूपी के वोटर हैं महाराष्ट्र के और मुंबई में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट्स मिली थी। अब स्थितियां वहां पर अलग अलग हैं। अगर लीडरशिप की भी बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस के जो बीएमसी में या कारपोरेशन में जो चुनाव होते हैं उसमें जो नॉर्थ इंडियन वहाँ पर लीडर हैं इनके, उसमें से ज़्यादातर मुस्लिम मिलेंगे। एनसीपी को भी देखिए, नवाब मलिक नॉर्थ इंडियन लीडर ही माने जाते हैं मुंबई के, वो भी मुस्लिम हैं और एनसीपी में शामिल हैं। उनको बड़ा चेहरा नॉर्थ इंडिया का वहाँ पर एनसीपी बनाने की कोशिश करती है। उसी तरह से कांग्रेस भी ऐसा करती है। तो नॉर्थ इंडियन जो मुंबई में रह रहे हैं, यानी कि बिहार यूपी के लोग जो मुंबई में रह रहे हैं, उनके बीच भी वोट शेयर अलग अलग हैं। यानी कि बिहार यूपी के जो मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं वो कभी समाजवादी पार्टी का भी साथ देते थे, अभी भी कुछ कुछ समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है क्योंकि मुस्लिम लीडर वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो वोट मिलता है वो भी मुस्लिमों का जो बिहार यूपी के हैं, मुंबई में रह रहे हैं, उनका वोट मिलता है। तो इसी तरीके से जो दूसरे कैटेगरी है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन होता था तो उस समय भी जो उत्तर भारतीय लोग वहाँ पर हिंदू हैं वो भाजपा शिवसेना गठबंधन को वोट देते रहे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने अपना पूरा नेचर कैरेक्टर बदल लिया तो वो भी समझ गए कि अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास है नहीं। दूसरा विकल्प जो छोटा मोटा है, जहाँ पर एमएनएस को यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जहाँ पर कुछ बढ़त होती थी तो राज ठाकरे के समर्थन में भी वो लोग जाते थे। राज ठाकरे को इसलिए सीटें मिली थी और जो उन्होंने अपना नेचर चेंज किया था इस आधार पर कि वो पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना मोड चेंज किया।
उसके पीछे भी एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बताई जाती है कि भाजपा का दबाव उनके ऊपर रहा था कि आप ऐसे करेंगे तो हम कभी आपके साथ नहीं आ सकते। तो दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो राजनीति चलती है, जिस तरीके से उभार हो रहा है, उसका प्रभाव मुंबई में पड़ता है उन लोगों के बीच। यानी कि जब वो अपने गृह राज्य की राजनीति को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हो रही है। योगी 2 बार सीएम बन चुके हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व बन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी जिताने के लिए उनका अकेले का चेहरा काफ़ी होता है। तो ये जो पूरे देश की राजनीति बदल रही है, तो बिहार और यूपी में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और उनके परिवार के लोग, वो खुद भी जो मुंबई में रह रहे हैं, वो बिहार और यूपी के बदलती राजनीति को देखते हुए वहाँ पर वोट करते हैं। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 महीना पहले ही नॉर्थ इंडियंस के साथ संपर्क करने का अभियान शुरू कर दिया था, और देवेंद्र फडणवीस ने पहले जो एक मीटिंग हुई थी उसको संबोधित भी किया था। तो वहाँ पर संजय पांडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कृपा शंकर सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ इंडियन के बीच भाजपा का पहले से पैठ रहा है, और उद्धव ठाकरे वहाँ पर जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और ये लगभग ये लबो-लुबाब है कि बीएमसी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला है, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे। अगर दोनों गुट, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट को चुनाव आयोग से थोड़ा सा समय लगेगा, दोनों के बीच विवाद गहराता गया, सिंबल को लेकर विवाद आगे बढ़ा, तभी भी भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी पर कब्जा करने के लिए ही स्ट्रेटजी बनाएंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि पहले से भाजपा और शिवसेना के बीच जो होता था उसमें भी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। जब पिछली बार 82 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 84 सीट शिवसेना को आई थी, तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस सीएम थे और शिवसेना ने समर्थन दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में शामिल थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि विधानसभा में अगर शिवसेना समर्थन दे रही है तो बीएमसी में शिवसेना को बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे, और मेयर डिप्टी मेयर दोनों शिवसेना का बन जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वही स्थिति अलग हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम हैं। अब वो बीएमसी में कोई दावा नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में सारी चीज़ें करेंगे। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा बीएमसी में, और उद्धव ठाकरे की राजनीति के पतन की शुरुआत बीएमसी चुनाव से ही शुरू हो जाएगी। जी, मतलब एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए उद्धव ठाकरे को। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी चुनाव है, क्योंकि शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव काफी अहम होगा। शिवसेना की पकड़ बीएमसी में मजबूत है और पार्टी ने इसे काफी समय तक नियंत्रित भी किया है। लेकिन इस बार जमीन पर समीकरण बदले हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार है और सारे शिवसेना शिंदे सेना बन चुके हैं। शिंदे सेना का दावा है कि वो ही असली शिवसेना है जो बाला साहब के हिंदुत्व के मुद्दे के साथ है, जिसको लेकर अब उद्धव के सामने पार्टी का सिंबल भी खतरे में है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही, पर कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।